हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने रीजनिंग के 1000 उत्कृष्ट प्रश्नों की एक सीरीज चलाई है, आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में जो असंगत है उसे ज्ञात करो। देखो भाई, सीरीज दी गई है BHJQZ, तो क्या करो आप, देखो सिंपली इनका प्लेस वैल्यू आपको पता होगा। देखो ये B की प्लेस वैल्यू 2 है और इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो इनमें क्या प्लस हुआ है, +8 प्लस हुआ है, और H से J गया है +2 प्लस हुआ है, क्योंकि ये 8 है और J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। अब J से देखो Q हुआ है, कितना हो गया, +7 हुआ है, क्योंकि J की प्लेस वैल्यू 10 है और Q की प्लेस वैल्यू होती है 17। अब देखो ये 26 है, तो 17 में कितना जोड़ोगे, 26 आ जाएगा। तो देखो भाई, जब 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई सीक्वेंस तो हमको मिला नहीं, बट देखो यहाँ से एक सीक्वेंस मिल रहा है कि 7 से 9 हुआ है कितना, +2। तो इसका मतलब अगर यहाँ से -2 करोगे आप या +2 करोगे और इधर से -2 करोगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। देखो ये ऑप्शनल है, हो सकता है ये हो या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ +5 +7 +9, तो +5 में कितना माइनस करोगे कि यहाँ से प्लस करने पर +2 आ जाए, तो -2 कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये +2। तो देखो +2 हो गया, तो +2 में +3 होगा, क्योंकि +5 से अगर आप -2 करोगे तो +3 आएगा। तो +3 +5 +7 +9, ये आपका हो गया। देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये आपका ऑड नंबर हो गया। ठीक है, ऑड नंबर प्लस हो रहा है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। देखो एक सीक्वेंस भी मिल गया और हमको एक तर्क भी मिल गया कि ये ऑड नंबर हमारा हो रहा है। तो इसका मतलब अगर B की 2 है और 3 इसमें प्लस करोगे तो ये 5 हो जाएगा। और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 5 होती है E की प्लेस वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे जो H लिखा है वो क्या है, असंगत है। इट मीन्स H हमारा यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए था E। तो पहला वाला तो क्लियर हो गया। अगला वाला देखो, एक कोडेड वाला है, कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है कि C का X होगा। देखो मैंने आपको सिखाया है, C का जो अपोजिट होता है X होता है, क्रैक्स से सिखाया है। इंडियन रेलवे होता है, O का L होता है लव से, और W का देखो ड्यू होता है। तो D तो नहीं दिया है, C दिया। इसका मतलब जो आपका विपरीत होगा उससे पहले वाला लिखा गया है यहाँ पे। इसका मतलब जो विपरीत होगा उससे -1। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अपोजिट का यहाँ लिख दो, अपोजिट का -1। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही फॉलो करो। M का उल्टा होता भाई N, ठीक है, मैन। O का उल्टा होता है L, N का उल्टा होता है M, K का उल्टा होता है क्या, कानपुर। देखो ये सभी चीजें मैंने सिखाई हैं पीछे। E का उल्टा होता है V, इवन। और Y का उल्टा होता है आपका B। अब चूंकि B तो लिखना नहीं है, B से एक पहले वाला लिखना है, तो B से एक पहले कितना आएगा, A आएगा। तो NLMPBA, NLMPBA, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्प से भिन्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे। B दिया है, B दिया है, Y दिया है, Y दिया है। ठीक, B दिया है, Y दिया है, और यहाँ पे Y दिया है, B दिया है। ठीक है, देखो डायगनली ये सेम है, B B Y Y, बट वर्टिकली जब देखोगे तो B दिया है, Y दिया है, B दिया है, Y दिया है। तो इस तरीके से एक चीज़ हमें पता चल गया कि डायगनली सेम है, बट वर्टिकली और लॉन्गिट्यूड क्या है, अलग अलग हैं। बी ऑप्शन देखो, प्लस है और इस आयत है, प्लस है, प्लस है। देखो इसमें क्या है, कुछ अलग है। बी वाई दिया है और यहाँ पे सेम दिया है। इसमें भी देखो सर्कल है और स्क्वायर है, ये भी अलग अलग है। इसमें भी देखो नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो देंगे तो इसमें क्या है, देखो ये भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में जो बी वाला ऑप्शन है ये मेरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस दिया है और यहाँ पे आयत दिया है। तो बी नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा मेरा,
रॉन्ग हो जाएगा। तो और सभी विकल्प क्या हैं, एक जैसे हैं, बट बी वाला विकल्प क्या है, अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित कूट में भाषा में पेंट को क्या लिखा गया है, 7 3 9 1 5 के रूप में लिखा गया जाता है, और मैच को 4 3 5 6 8 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उस कूट भाषा में चैट को कैसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि कौन कौन से जो लेटर्स हैं वो इक्वल हैं। तो देखो इक्वल लेटर्स में क्या हमें मिलता है, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारी दी गई है 3। ठीक है, इधर वाली ए की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, अगला कोई सामना हो तो टी, देखो टी जो है वो 5 दिया है, तो दोनों टी आपस में 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि सीधे सीधे कोडिंग की गई है। अब आगे हम लोग मैच का चैट का करते हैं, तो सी, देखो सी की कोडिंग हो जाएगी आपकी 6, और एच की जब हम लोग देखेंगे तो एच की कोडिंग हो जाएगी भाई कितनी, 8 हो जाएगी। आगे देखते हैं ए की कोडिंग क्या है, ए की कोडिंग अभी हमने देखी थी 3 होगी, और टी की कोडिंग लास्ट में आएगी आपकी क्या, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा आंसर बन जाएगा 6 8 3 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं, दिया है 5 11 19 29। देखो 5 से 11 हुआ है, 6 प्लस हुआ है। ठीक है, देखो 5 से 11 कितना, 6 प्लस हुआ है, 11 से 19 हुआ प्लस 8 हुआ है, 19 से 29 प्लस 10 हुआ है। नेक्स्ट क्या होगा, देखो 6 2 8 2 10 2 12 हो जाएगा। तो 12 जब इसमें जोड़ोगे आप तो 29 10 होता 39, 39 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मेरा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या भारतीय सरकार का अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। अब तर्क दे रहा है, 2 तर्क दिए हैं, पहला वाला तर्क, दूसरा वाला तर्क। अब हमको इसमें से फाइंड ये करना है कि कौन सा तर्क मजबूती के साथ इस कथन को सही ठहराता है और कौन सा कथन जो है मजबूती के साथ इस कथन को गलत ठहराता है। अगर दोनों ही मजबूत हैं तो सीधे सीधे हम लगा देंगे कि क्या दोनों तर्क क्या है, मजबूत हैं। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि किसी भारतीय सरकार का अनाथालयों को सहारा देना चाहिए, मतलब कोई जब भारत सरकार है जो हमारे देश में अनाथालय हैं उनको सहारा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कह रहा है कि हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है। भाई देखो सिंपल सी बात है, अनाथालयों का मतलब जरा समझो। अनाथालय में क्या होता है, वे लोग रखे जाते हैं जो अनाथ होते हैं, मतलब जिनका कोई संसार में नहीं होता है, वो अनाथालय में क्या वहाँ पे रखे जाते हैं। अब ये अनाथालय कौन चलाता है, ये अनाथालय कोई ट्रस्ट चलाता है। अब इस ट्रस्ट चलाए या सरकार खुद एक अनाथालय चलाए, तो कहीं ना कहीं इस अनाथालय को चलाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। अब पैसे कहाँ से आए। अब देखो अगर मैं कोई एक अनाथालय चला रहा हूँ तो उस अनाथालय में कुछ लोग आएंगे रहेंगे, तो उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करनी होगी, कपड़ों की व्यवस्था करनी होगी, और सभी चीज़ें फैसिलिटीज़ उनके लिए करनी होंगी। तो ये अगर मेरे पास उतनी इनकम नहीं है कि मैं उनका देखभाल कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, सरकार के पास जाऊँगा, सरकार से मदद मांगूंगा कि आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए जिससे मैं अपना अनाथालय अच्छे से चला पाऊँ। तो पहला वाला तर्क यही तो हुआ कि आर्थिक कहाँ से मिले, सरकार के द्वारा मिले। तो इस प्रकार तो से पहला वाला तर्क तो मेरा सही है। भाई मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे तो इसका मतलब मुझे क्या आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, और वो आर्थिक मदद कहाँ से मिलेगी, सरकार द्वारा मिलेगी। तो पहला वाला तर्क तो सही है। अब देखो अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का क्या होता है, दुरुपयोग करते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो सरकार ने क्या किया, कुछ पैसे दिए। अब जो संस्था चला रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, सिर्फ पैसे कमाना चाह रहा है, और वो क्या करता है, सभी पैसे ले करके उन कामों पर नहीं लगाता है जिन कामों के लिए सरकार उन्हें पैसे दे रही है। तो इस तरीके से जो सरकार पैसे दे रही है सिर्फ और सिर्फ अनाथालय के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जिससे लोगों का कल्याण हो। लेकिन क्या हो रहा है कि वो अनाथालय वाला जो भी है, जो भी फर्जी संस्थान है, वो क्या कर ले रहा है, इस नाम पे पैसे वसूल ले रहा है, और सारे पैसे क्या कर रहा है, अपना रख ले रहा है। तो जो स्टेटमेंट हमारा पहला वाला है, क्या भारत सरकार अनाथालयों को सहयोग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो इस तरीके से जो दूसरा स्टेटमेंट है जो मैंने तर्क दिया, इस तर्क के आधार पर ये सीधे सीधे इसको डिनाई कर रहा है। तो इस तरीके से दूसरा वाला तर्क भी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और मेरा आंसर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस
क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं, सभी उर्वरक क्या हैं उपयोगी हैं। देखो ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कह रहा सभी नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन का पूरा पार्ट क्या है, अद्वितीय है, ठीक है, यूनिक है, मतलब अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है। और कह रहा है कि सभी उर्वरक उपयोगी हैं, ना तो यहाँ पे उर्वरक है ना ही उपयोगी है। तो हम लोग एक अलग डायग्राम बना लेंगे कि सभी उर्वरक क्या है भाई, पूरा पूरा उर्वरक आपका क्या है, उपयोगी है। ये मेरा डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। भाई मैंने आपको एक लाइन में बताया है कि अगर सभी उर्वरक उपयोगी हैं तो उर्वरक का कुछ पार्ट भी क्या होगा, उपयोगी होगा। मैंने कहा था अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो सभी वाला केस करेक्ट होगा और सम वाला केस भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सम वाला केस है, कुछ का केस है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो कह रहा है कि कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, उर्वरक का संबंध बना रहा है किससे, नाइट्रोजन से, और वो भी डेफिनेट संबंध बनाना चाह रहा है। पर यहाँ पे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो उर्वरक से ना तो नाइट्रोजन से। जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो और वो पॉजिटिव केस में पूछ रहा है, इट मीन्स डेफिनेट केस में पूछ रहा है, तो डेफिनेट केस में हम लोग इसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। तो पहला वाला मेरा सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक हमारा ये क्या है, सही है। देखो अगली जो है हमने एक सीरीज लिया है, 2 से 7 हुआ, कितना प्लस हुआ है, 5। 7 से 16 हुआ, कितना प्लस हुआ है, 9। 9 से 29 हुआ है, तो कितना प्लस हुआ, देखो 13 प्लस हुआ है। देखो 5 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ, कुछ मिला नहीं। तो एक काम करते, एक बार और कर लो, 5 से 9 मतलब कितना, 4 प्लस 9 से 13 प्लस 4। तो देखो +4 इसका मतलब +4 यहाँ पे भी होगा। तो 13 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 17। अब देखो 29 में 17 जोड़ो, देखो 29 से 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 39। और 39 में 7 जोड़ दो भाई, तो 39 और 7 हो जाएगा आपका 46। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 46। तो इस तरीके से देखो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो भाई अगला प्रश्न है, एन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी हुई है जे से, अगर जे पिता है के का, तो के का एन से क्या संबंध है। देखो भाई सिंपल सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है एन जो है आई की इकलौती बेटी है, तो आई की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, एन हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि आई की शादी हुई है जे से, अगर, तो सीधा सीधा बना लो, आई की शादी हो गई जे से। अब देखो अगली लाइन कह रहा है जे पिता है के का, अगर जे पिता है के का तो आई क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो देखो के अब बना लेंगे, तो देखो के क्या हो जाएगा, देखो के का अभी जेंडर डिफाइन नहीं, बट एक चीज़ से आप समझ सकते हो, एन आई की इकलौती बेटी है, इट मीन्स अब कोई बेटी नहीं होगी। तो इसका मतलब बेटी नहीं होगा तो बेटा हो सकता है, तो के हमारा क्या हो जाएगा, के हमारा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा है, के का, तो के का एन से क्या संबंध है। तो देखो के का अगर एन से संबंध निकालेंगे तो भाई बहन का संबंध आएगा, तो एन से पूछ रहा है तो एन से के क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा शीला पूरब की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है, वह 90 डिग्री दिशा में घूमती है, अगर वह 225 दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है तो अब क्या हो जाएगा। देखो बनाते डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया पूरब। तो शीला पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, वह 90 अंश वामावर्त दिशा में। देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था, वामावर्त मतलब होता है क्या, वामावर्त होता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त देखो, वामावर्त मतलब बाएं तरफ, तो बाएं तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो यहां पहुंच जाओगे। यहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त, देखो 180 यहां पे आएगा, 225 कहां पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो 225 दक्षिणावर्त मतलब दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, तो दक्षिणावर्त घूमती है। अब कह रहा शीला का मुख किस दिशा में है, तो देखो भाई शीला का मुख यहीं पे है, तो ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है आपकी दक्षिण और पश्चिम। तो आंसर आपका आ जाएगा दक्षिण और पश्चिम, आंसर आपका निकल कर आ गया दक्षिण पश्चिम। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं, सभी तेल कंडीशनर हैं। निष्कर्ष दिया है सभी तेल शैम्पू हैं, कुछ शैम्पू तेल हैं। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखो कुछ शैम्पू क्या है, शैम्पू का कुछ पार्ट क्या दिया है, कंडीशनर दिया है।
देखो इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, इसकी पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है, देख लेना भाई। सभी तेल कंडीशनर हैं। देखो पूरा तेल का पूरा पार्ट क्या है, कंडीशनर के पास है। अब कह रहा है कि सभी तेल क्या है, शैम्पू है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी तेल शैम्पू हैं। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो तेल के बारे में ना ही शैम्पू के बारे में। तो तेल से शैम्पू का जब कोई संबंध ही नहीं दिया है तो इसको हम लोग डेफिनेट केस में कभी नहीं कह सकते। तो ये वाला हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब कह रहा है कुछ शैम्पू तेल हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब सभी तेल का कोई शैम्पू से कंडीशन ही नहीं दिया गया है तो कुछ शैम्पू तेल कैसे हो सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो डायरेक्शन का है। कह रहा है गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में सामने खड़ा है। देखो भाई शाम का समय है। शाम देखो कब होती है, शाम के समय सूरज हमारा किस तरफ होता है, पश्चिम की तरफ होता है। तो इसी तरीके से हम लोग चलाते हैं। कह रहा शाम के समय सूर्य की दिशा में, तो सूरज पश्चिम की दिशा में होगा हमारा शाम को। तो इसी दिशा में वो साइकिल चला रहा है, इसका मतलब इसी दिशा में साइकिल चला रहा है। अब कह रहा थोड़ी देर बाद वह क्या हुआ, बाएं मुड़ गया। तो इधर से बाएं देखो, बाएं किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, बाएं किधर होगा, बाएं हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। अब क्या हुआ, फिर वह दाएं मुड़ता है। देखो भाई नीचे जा रहे हो तो दायां किधर होगा, पश्चिम की तरफ। तो दायां मेरा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ। कह रहा है थोड़ी देर बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है। तो देखो भाई जब आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो दायां आपका क्या होगा, उत्तर की तरफ। तो दाएं की तरफ जब चलोगे तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में सामने खड़ा है। तो बता दो भाई कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा है। ये कौन सी दिशा है, देखो ये दिशा आपकी हो गई कौन सी, ये दिशा हो गई आपकी नॉर्थ। तो आंसर आपका आ जाएगा क्या, उत्तर दिशा में। तो वो किस दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बोन ऑर्थोपेडिस्ट, कैंसर। अब ये 4 दिए हुए हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट। देखो भाई बोन है हमारा हड्डी, और हड्डी के विशेषज्ञ जो होते हैं उनको कहा जाता है ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, कैंसर जब किसी को रोग होता है तो उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है भाई, अगला देखो नेफ्रोलॉजिस्ट, इसको भी समझ लो। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो किडनी से संबंधित होता है। ठीक है, तो किडनी रोग विशेषज्ञ जो होगा वो कौन होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट होगा। चलो भाई हेप्टोलॉजिस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला है हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट जो होता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। तो मतलब रुधिर के रोग से रिलेटेड जो भी विशेषज्ञ होंगे उनको हम लोग हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों से क्या हो भाई, भिन्न हो। देखो क्या कह रहा है, कथकली, मणिपुरी, गरबा, ओडिसी। देखो सिंपल सी बात है, हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका कथकली, एक हो गया मणिपुरी, अगला हो गया ओडिसी। ठीक है, और एक होता है आपका भरतनाट्यम, अगला है कचिपुड़ी, और होता है मोहिनीअट्टम, और होता है ओयट्टम। ये 5 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और जो गरबा है ये गुजरात का क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये भैया लोक नृत्य है, बाकी ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इस प्रकार ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, गरबा अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति पूरब में 20 मीटर चला, 90 डिग्री मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वहां से बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो चलो बनाते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर कितना, 20 मीटर चला, बना लिया हमने। पूरब की ओर 20 मीटर चला गया। अब कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला। तो देखो दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो सीधे सीधे नीचे की तरफ हम बनाकर कितना मीटर, 20 मीटर चल देंगे। तो 20 मीटर चलने के बाद क्या हुआ, वह वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। तो बायां किस तरफ होगा, पूरब की तरफ होगा। तो पूरब की तरफ आप 10 मीटर बना लो। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि
वह वहां से 90 डिग्री वामावर्त मुड़कर, तो वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखो क्या हो जाएगा, देखो अभी क्या चल रहे हो आप पूर्व की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जब चलोगे तो उत्तर की तरफ चलोगे, उत्तर की तरफ कितना चलोगे 20 मीटर चलोगे, जितना 20 मीटर नीचे आए हो उतना ही तो 20 मीटर बराबर जाओगे, 20 मीटर चलो इधर 10 मीटर और चलोगे, तो देखो अब सीधे सीधे इसी के तो बराबर चलोगे। तो कह रहा प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, अंतिम बिंदु आपका ये है, 20 मीटर इधर चले हो 10 मीटर इधर चले हो, तो 10 मीटर ये हो गया, 20 मीटर देखो यहाँ पे है और 10 मीटर यहाँ पे, टोटल दूरी हो गई आपकी 30 मीटर। और आप चले किस दिशा में हो, आप चले हो पूर्व दिशा में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम बना लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।